दोस्तों नमस्कार। आज हम भूमिका लेखन पर दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं ताकि पहले वीडियो में हमने जो बातें डिस्कस की थी उन्हीं को आज हम उदाहरणों के द्वारा बेहतर ढंग से समझ सकें। अगर आपने ये पहला वीडियो नहीं देखा है कि निबंध में प्रभावशाली भूमिका कैसे लिखनी है तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, तभी आपको इस वीडियो की बातें समझ में आएगी। पिछली वीडियो में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की थी कि भूमिका का उद्देश्य क्या होता है, उसका महत्व क्या होता है, भूमिका लिखते टाइम आप क्या गलतियां करते हैं और एक प्रभावशाली भूमिका कैसे लिखें। ये चीजें हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आप YouTube चैनल पर जाकर इस वीडियो पर क्लिक करें और इसे देखें। अब अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाएं तो ये चीजें हमारी रह गई थी कि उदाहरणों के माध्यम से हम समझें कि जो गलतियां की गई थी वो गलतियां कैसे की गई थी, उसके कुछ उदाहरण देखें और कुछ नवाचारी समाधान देखें ताकि आप इन गलतियों से बचे और एक प्रभावशाली भूमिका बना पाएं। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में उदाहरण और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि अप्रभावी भूमिका क्यों अप्रभावी है, उसमें क्या क्या गलतियां की गई है और प्रभावशाली भूमिका में क्या क्या गुण है, उसमें कैसे वो सारी गलतियां नहीं की गई। इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भूमिका लिखते समय आप क्या गलतियां करते हैं। ये डिटेल में हमने पिछली वीडियो में देखा था, लेकिन अब हम इस वीडियो में भी एक बारी शॉर्ट में समझ लेते हैं कि भूमिका लिखते समय आप जो गलतियां करते हैं उसे हम 3 सी में बांटा था। पहला था संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट, सेकंड सी था वो था कंप्लीट यानी कि भूमिका आपकी पूरी नहीं है, ये चीज भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, और तीसरा सी था क्रिएटिविटी। आपकी भूमिका रचनात्मक ना हो तो भी वो प्रभावी नहीं हो पाएगी। आज हम इन्हीं चीजों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कैसे मेंस लिखने वाले स्टूडेंट के द्वारा ये गलतियां की गई है। इसमें जो भी एग्जाम्पल हमने लिए हैं वो उन्हीं स्टूडेंट की कॉपियों से लिए हैं जो इस साल मेंस लिखने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी कॉपियां भेजी थी फीडबैक के लिए, उनको फीडबैक दिए गए और वहीं से ये एग्जाम्पल लिए गए हैं। अगर पहली गलती की बात करें, कंटेक्स्ट यानी कि संदर्भ नहीं समझा, तो उसका ये एक अच्छा उदाहरण है। ये भूमिका जिस स्टूडेंट ने लिखी थी उन्होंने पहले इंटरव्यू भी दिया हुआ है यूपीएससी में, और आप समझ सकते हैं कि इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट भी ऐसी गलतियां करते हैं। तो आपको इन चीजों को समझकर आगे से ये गलतियां नहीं करनी। तो टॉपिक यह था कि शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य दर्पणों को खिड़कियों में बदलना है। तो इसमें शिक्षा का संपूर्ण उद्देश्य दर्पण और खिड़की, एक तरह से इसका संदर्भ है कि जो हमारा सोचने का दायरा दर्पण से खिड़की की तरफ बना दे, उस तरह का इसका कंटेक्स्ट है। तो इसी कंटेक्स्ट को आपको ध्यान में रखकर भूमिका लिखनी थी। लेकिन यहाँ पे जो भूमिका लिखी गई है, सा विद्या या विमुक्ते की न साध्यति विद्याम ज्ञानम भारम क्रिया बिना, तो यहाँ पे ये जो बातें लिखी गई है और इन बातों का बाद में एक्सप्लेनेशन दिया गया कि विद्या मुक्ति दाता के रूप में साधनों को धारण करने वाली कर्मण्यता के बिना शिक्षा एक भार के समान है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी गई है। शिक्षा के उद्देश्य ही यहाँ पे एक तरह से बताने का प्रयास है। लेकिन यहाँ जो शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं कि विद्या मुक्ति देती है, ज्ञान बिना क्रिया के बाहर है, तो ये सारी चीजें इस टॉपिक का कंटेक्स्ट नहीं है, इस टॉपिक का संदर्भ के साथ ये चीजें मैच नहीं हो रही। इस वजह से ये भूमिका इस टॉपिक के संदर्भ से जुड़ नहीं पा रही। तो आप जब भूमिका लिखें इस तरह कंटेक्स्ट से भटककर भूमिका की शुरुआत ना करें। जैसे इसी टॉपिक में अगर आपको भूमिका लिखनी थी तो आप कुछ ऐसा उदाहरण या ऐसी कहानी या फिर ऐसी कविता लिखते जिसमें दर्पण और खिड़कियों वाला एस्पेक्ट अच्छे से स्पष्ट हो जाता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप डॉक्टर कलाम और ओसामा बिन लादेन का उदाहरण ले सकते थे कि दोनों ही शिक्षित थे, लेकिन एक की शिक्षा ने उनको दर्पण से खिड़कियों की तरह बना दिया और दूसरे की शिक्षा ने उन्हें दर्पण ही बनाए रखा। एक की शिक्षा ने उनको वैश्विक दृष्टि प्रदान की, उनको उदार बनाया, जबकि दूसरे की शिक्षा उनको वैसा नहीं बना पाई। तो इस तरह से आप इन दोनों का अगर कॉन्ट्रास्ट पैदा करके भूमिका लिखेंगे तो वो संदर्भ को पूरी तरह स्पष्ट करने वाली होगी। आपका जो हुक होता है, ये हुक ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को हुक पढ़ते ही समझ आ जाए कि आपने कंटेक्स्ट सही समझा है और जो आप हुक लिख रहे हैं वो कंटेक्स्ट से पूरी तरह संगत है। तो आपको ये कंटेक्स्ट वाली गलती अपनी भूमिका में नहीं करनी। इसका एक और एग्जांपल ये टॉपिक है कि सूर्य किसी गांव को सिर्फ इसलिए नहीं भूलता क्योंकि वह बहुत छोटा है। टॉपिक के कंटेक्स्ट में कहीं ये बात निकल के नहीं आ रही कि सूर्य उपयोगिता के आधार पे किसी गांव को प्रकाश देता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, कि भाई छोटा गांव है उसकी भी उपयोगिता है तो इसको भी प्रकाश
देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सूर्य उपयोगिता नहीं देखता, वो सभी को बराबर प्रकाश देता है। लेकिन यहाँ पर जो कविता लिखी गई है उस कविता का जो भाव निकल के आ रहा है वो यही है कि जहाँ सुई काम आ सकती है वहाँ तलवार काम नहीं आ सकती। सुई बेशक छोटी है लेकिन तलवार के समान ही वो उपयोगी है। यहाँ पे उपयोगिता को आधार बनाया गया है सभी को महत्व देने के लिए, लेकिन यहाँ पे उपयोगिता वाला संदर्भ नहीं है। तो आप ऐसी गलती ना करें अपनी भूमिका लिखते समय। लेकिन बाद में जाके चीजों को संभालने का प्रयास भी यहाँ पे स्टूडेंट के द्वारा किया गया है, लेकिन आप ये जो कविता लिख रहे हैं ये संदर्भ से संगत ही लिखें। अब अगर दूसरी गलती पे आए कि टॉपिक के सभी भाग नहीं लिखना, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसका ये एक अच्छा उदाहरण है। जैसे ये टॉपिक है मानवता के बिना विज्ञान, बलिदान के बिना धर्म, सिद्धांत के बिना राजनीति एक वैश्विक समस्या है। तो इसमें टॉपिक में 3 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तो आपकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए जो इस टॉपिक के तीनों भागों को कवर करे। आप वीडियो पॉज करके इस भूमिका को पढ़ सकते हैं। इस भूमिका में जो उदाहरण लिया गया है ओपनहाइमर का और परमाणु बम के निर्माण का, वो सिर्फ इस भाग को कवर करता है, मानवता के बिना विज्ञान वाले भाग को। इसमें बलिदान के बिना धर्म, सिद्धांत के बिना राजनीति, ये चीजें शामिल नहीं हो रही। तो आपकी भूमिका में तीनों भाग शामिल होने चाहिए। साथ के साथ आपको प्रयास ये भी करना है कि आप जो भूमिका में कहानी या उदाहरण लिख रहे हैं उसमें ये वाला एस्पेक्ट भी शामिल हो कि वो एक वैश्विक समस्या है। तो आपको भूमिका समग्र लिखनी है, संपूर्ण लिखनी है, भूमिका के सभी भागों को कवर करने वाली लिखनी है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी। इस उदाहरण से ये चीज आप समझ सकते हैं। अब अगली गलती पे आते हैं कि आपने भूमिका के तीनों भाग नहीं लिखे। भूमिका के 3 भाग कौन से होते हैं? एक हुक होता है जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे डिटेल से, और दूसरा होता है लिंक, और तीसरा होता है थीसिस स्टेटमेंट प्लस प्रीव्यू। ये अगर तीनों भाग आपकी भूमिका में नहीं है तो वो भूमिका भी इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। उसी का ये एक उदाहरण है। टॉपिक ये था ऐसे का कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यहाँ पे सोचने और होने के बीच में एक अस्तित्व इसका दिखना चाहिए आपकी भूमिका में संदर्भ के अनुसार। तो यहाँ पे भूमिका में ये उदाहरण लिखकर शुरुआत की गई है कि संतुष्ट सुअर से बेहतर असंतुष्ट मानव होता है और संतुष्ट मानव से बेहतर असंतुष्ट सुकरात होता है। ये जेएस मिल की एक कोट है जो बौद्धिक सुख को महत्व देते हुए उन्होंने ये बात बोली थी। तो यहाँ पे जेएस मिल की ये बात बिल्कुल संगत है टॉपिक के साथ कि कैसे व्यक्ति अगर बौद्धिक सुख है वो हमारे अस्तित्व को कैसे बेहतर बना सकता है, सोचने की प्रक्रिया कैसे ज्यादा बेहतर मानव का निर्माण कर सकता है। तो ये चीज बिल्कुल सही है। ये कोट यहाँ पे संगत है संदर्भ से। लेकिन क्या इसमें गलती की गई है कि ये है हुक, है ना, इस कोट को एक्सप्लेन करके इस टॉपिक के साथ लिंक नहीं किया गया। तो यहाँ पे ये लिंक वाला पार्ट मिसिंग है कि आप इस कोटेशन का विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण करके इसका जो मर्म निकल के आ रहा है, जो इसका संदर्भ है, वो टॉपिक के संदर्भ और मर्म के साथ एकदम मैच हो जाए। तो वो वाला पार्ट इसमें मिसिंग है जहाँ पे इस उदाहरण का विश्लेषण करना था और ये समझाना था कि ये उदाहरण ऐसे टॉपिक के संदर्भ के साथ पूरी तरह मैच हो रहा है। ये चीज यहाँ पे नहीं समझाई गई है। तो आपको भूमिका के तीनों भाग लिखने हैं, हुक भी लिखना है, लिंक भी लिखना है और थीसिस स्टेटमेंट भी लिखनी है। तो अगर इस भूमिका में देखें तो ये इतनी ही इसकी भूमिका लिखी गई थी। यहाँ पे ये भूमिका छोटी भी है, कम से कम आपको 150 वर्ड तक अपनी भूमिका को लेके जाना है। तो ये हमने दूसरी गलती का दूसरा भाग देखा कि आपकी भूमिका पूर्ण नहीं है अगर उसमें तीनों भाग शामिल नहीं किए गए हैं। तो एक तो थी कि टॉपिक के सभी भाग आपने नहीं लिखे तो भी भूमिका अपूर्ण है, और एक है कि भूमिका के तीनों भाग आपने नहीं लिखे तो भी आपकी भूमिका अपूर्ण है। भूमिका के ये तीनों भाग कौन कौन से होते हैं ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था। एक और उदाहरण है जहाँ पे भूमिका के तीनों भाग नहीं है। ये लंबा उदाहरण है, आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, जिसमें टॉपिक यह था कि अगर आप गड्ढे को देर तक देखेंगे तो गड्ढा भी आपको पलट कर देखेगा। तो इसमें जो भूमिका लिखी गई है ये 3 पेज लिख दिए, लेकिन तीनों पेज में कहीं वो हुक, लिंक और थीसिस स्टेटमेंट वाला एस्पेक्ट निकल के नहीं आ रहा कि जो चीजें लिखी जा रही है वो कैसे टॉपिक के साथ लिंक हो रही है और कैसे उस टॉपिक को आप ओपन अप कर रहे हैं। तो वो तीनों चीजें यहाँ पे नहीं है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस भूमिका को पढ़ सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे भूमिका का जो उद्देश्य होना चाहिए ताकि आप और परीक्षक एक ही धरातल पर आ जाएं और आगे का संवाद कर सके, वो उद्देश्य यहाँ पे ये भूमिका पूरा नहीं कर पा रही। तो इसलिए ये भूमिका अप्रभावशाली है। अब अगर हम थर्ड जो सी था हमारा क्रिएटिविटी वाला,
उसके ऊपर आते हैं। टॉपिक यह था कि सत्य हमेशा सुंदर नहीं होता, लेकिन इसकी भूख होती है। तो इस टॉपिक पे जो भूमिका लिखी गई है वो संदर्भ से तो संगत है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इसमें सत्य सुंदर नहीं है वो वाला भाग भी कवर है और उसकी भूख है वो वाला भाग भी कवर है। दोनों भाग कवर हैं, लेकिन ये टॉपिक का जो हुक लिखा गया है वो हुक है वो क्रिएटिव तरीके से नहीं लिखा गया, बहुत ही साधारण तरीके से इसमें लिखा गया है। इस वजह से ये भूमिका भी संदर्भ से संगत होते हुए भी, टॉपिक के सभी भागों को कवर करने वाली होते हुए भी प्रभाव छोड़ने में सफल नहीं रही। इसलिए आपकी भूमिका की भाषा, उसको लिखने का ढंग भी रचनात्मक और मौलिक होना चाहिए, है ना। तो इस भूमिका को इस तरह से लिखा जाना चाहिए ताकि मध्यकालीन यूरोप में, जहां यह पवित्र सत्य माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, कोई भी व्यक्ति इसके विरुद्ध सोचने तक की हिम्मत नहीं कर पाता था, क्योंकि यह एक बाइबल में लिखा हुआ सत्य था। अगर कोई इसके विरुद्ध सोचे भी या बोले तो फिर चर्च द्वारा उसे दंडित किया जाता था। इस सत्य को अगर खोजा जाए तो ये एक सुंदर सत्य नहीं था, क्योंकि उसके ऊपर दंड मिलना निश्चित था। तो गैलीलियो जैसे व्यक्तियों ने इस तरह के सत्य को, जो सुंदर नहीं थे, जहां पे सत्य खोजने की मनाही थी, उस सत्य को भी उन्होंने खोजा, क्योंकि उनके भीतर एक भूख थी। तो आप ये बात को एकदम रचनात्मक तरीके से सस्पेंस बनाते हुए अच्छे से आप लिखा कि पाठक का आप ध्यान खींच पाओ, उसे पढ़ने पे मजबूर कर पाओ, वह भी रुचि लेकर इसे पढ़े और उसकी चेतना आपके निबंध के साथ बंध जाए, ताकि भूमिका अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो। आप और परीक्षक एक ही धरातल पर आके बात कर सकें और मुख्य भाग में विश्लेषण आपका प्रभावी ढंग से परीक्षक तक पहुंच पाए। तो आपको भूमिका एकदम रचनात्मक तरीके से लिखने का भी ध्यान रखना है। अब अगर हम एक और भूमिका का उदाहरण लें तो इसमें यह भूमिका है, इसमें तीनों ही गलतियां हैं, तीनों सी, यानी कि कंटेक्स्ट भी नहीं समझा, जो कंप्लीट भी नहीं है और जिसमें रचनात्मकता भी नहीं है। आप ये भूमिका पढ़ सकते हैं। ये भूमिका भी मेंस लिखने वाले एक स्टूडेंट के द्वारा अपने टेस्ट में लिखी गई थी। तो इस भूमिका का टॉपिक है कि एक नेता की गुणवत्ता उनके द्वारा अपने लिए निर्धारित मानकों से परिलक्षित होती है। तो इस भूमिका में शंकराचार्य और मंडन मिश्र के जो बीच जो शास्त्रार्थ हुआ था और जिसकी निर्णेता मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती थी, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। लेकिन यहाँ पे ये चीज संदर्भ से संगत नहीं हो रही और स्पष्ट भी नहीं है कि ये नेता कौन है, ये शंकराचार्य है, मंडन मिश्र है या उभय भारती है, और इसमें उस नेता के द्वारा कौन से मानक अपने लिए निर्धारित किए गए थे और वो यहाँ पे परिलक्षित हुए हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे संदर्भ से संगत नहीं है, संदर्भ यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो दूसरी गलती थी, आपकी भूमिका कंप्लीट नहीं है। आपने हुक लिखने के बाद उसका विश्लेषण करके उसको टॉपिक के मर्म के साथ नहीं जोड़ा, वो चीज भी नहीं है। आप यहाँ से पढ़िए, जो मंडन मिश्र के अपने लिए गए निर्णयों में सम्मान, निष्पक्षता, ज्ञान कौशल को दर्शाता है ना। ये देखो यहाँ से सीधा एकदम जंप है इस पैराग्राफ से इस पैराग्राफ के बीच में, और इन दोनों पैराग्राफ के बीच जो लिंक बनना चाहिए था, जो लिंक इस बुक को टॉपिक के मर्म के साथ जोड़ पाता, वो लिंक यहाँ पे नहीं बनाया गया है। तो ये भूमिका कंप्लीट नहीं है, यानी कि भूमिका के तीनों भाग में से दूसरा भाग यहाँ पे मिसिंग है, वो लिंक वाला भाग मिसिंग है, जिससे कि हुक लिखा गया है। ये हुक आपके टॉपिक के मर्म के साथ जुड़ पाता, उसे पूरी तरह स्पष्ट कर सकता। तो इस तरह से यहाँ पे साथ ही ये जो जिस तरह से लिखी गई है, इसमें लंबे लंबे वाक्य हैं और एक रचनात्मक ढंग से नहीं लिखी गई है। यहाँ पे स्पष्ट नहीं है कि कौन नेता है जिसकी बात टाइटल में की गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे क्रिएटिविटी वाली भी गलती है, कंप्लीटनेस भी नहीं है और कंटेक्स्ट भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह की भूमिका अगर आप लिखते हैं तो आप एग्जामिनर पर काफी गलत प्रभाव, तो इस तरह की भूमिका अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर पर काफी गलत प्रभाव डालेंगे। अब अगर अच्छी भूमिका के उदाहरण हम देखें, इसमें तो सारी बातें सच थी। तो टॉपिक यह था कि सूर्य किसी गांव को सिर्फ इसलिए नहीं भूलता क्योंकि वह बहुत छोटा है। आप इस भूमिका को पढ़ सकते हैं। इसमें ये है काफी रचनात्मक है और प्रभावी ढंग से लिखा गया है, मौलिक है, और इसके हुक में जो कहानी लिखी गई है वो संदर्भ से पूरी तरह स्पष्ट है।
इसमें जो राजा की कहानी है, वो राजा यहाँ पे सूर्य का प्रतीक है, और जिस गांव में डाकुओं का हमला हुआ है वो भी गांव का ही प्रतीक है ना। तो ये कहानी पूरी तरह इस टॉपिक के संदर्भ को स्पष्ट कर रही है। अब यहाँ पे इस कहानी का विश्लेषण भी किया गया है। इस विश्लेषण के माध्यम से ये लिंक वाला पार्ट है भूमिका का, जिसमें इस हुक का जो मर्म है और इस टॉपिक का जो मर्म है वो आपस में जोड़ा गया है। उसके बाद ये थीसिस स्टेटमेंट है, जहां पे टॉपिक को खोला गया है, सिद्धांत और व्यवहार का अंतर, इच्छा या व्यवस्था, प्रमाण, ये सारी बातें लिखकर इस टॉपिक को खोलने का प्रयास किया गया है। ये है थीसिस स्टेटमेंट। और इसके बाद एक प्रीव्यू दिया गया है कि निबंध के मुख्य भाग में हम इन आयामों पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये डायमेंशन हम कवर करने वाले हैं। ये एक प्रभावशाली भूमिका है जिसमें सारे एस्पेक्ट कवर किए गए हैं। तो इस तरह से हमने अप्रभावशाली भूमिका भी देखी जहां पे वो गलतियां की गई थी, और एक प्रभावशाली भूमिका भी हमने देखी उदाहरण के साथ, ताकि आप अच्छा प्रभाव डाल सकें और आपकी भूमिका अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाए। अच्छी भूमिका का एक और उदाहरण है जिसे आप पढ़ सकते हैं पॉज करके, जिसमें ये हुक है। इस हुक का यहाँ पे लिंक बनाया गया है और फिर एक प्रीव्यू किया गया है। इसमें वो थीसिस स्टेटमेंट वाला पार्ट इसी में मिक्स है थोड़ा सा। अगर वो और एक्सप्लेन होता, इस टॉपिक को थोड़ा सा और खोला जाता तो और बेहतर ये बन जाती। आप इसको पॉज करके समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपनी चर्चा के आखिरी भाग पर। कुछ नवाचारी समाधानों की हम बात करेंगे कि अगर आपको भूमिका लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप क्या करें। इसमें दो चीजें हैं कि पहले तो आप अंत में सोचें और अंत में लिखें। अंत में सोचने का मतलब है कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग जब कर रहे हैं टॉपिक की, उसका संदर्भ समझ रहे हैं, उसके डायमेंशन समझ रहे हैं, क्या क्या आर्गुमेंट आप लिखेंगे, क्या क्या एग्जाम्पल लिखेंगे। आप जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद आप भूमिका सोचें। ये ज्यादातर अच्छे स्टूडेंट यही करते हैं कि वो ब्रेनस्टॉर्मिंग समझने के बाद जब उनको क्लियर हो जाता है कि निबंध में ये डायमेंशन बनेगी, इसका ये संदर्भ है, इस तरह से आप निबंध को आगे बढ़ाएंगे, वो भूमिका को लिखते हैं। आपको भी यही करना है। दूसरा दो चीज है कि भूमिका आप आखिर में लिखें, है ना। भूमिका निबंध का पहला भाग है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये पहला भाग है तो इसे शुरुआत में ही लिखा जाए। इसे आखिर में भी लिखा जा सकता है। आप अपने निबंध को लिखने की शुरुआत मुख्य भाग से कीजिए और निष्कर्ष लिखिए, और उसके बाद आप भूमिका पर आइए और फिर आप भूमिका को लिखिए। इसके लिए आप क्या कीजिए कि भूमिका के लिए जगह छोड़िए और उस जगह पे निबंध लिखने के बाद आप आइए और एक प्रभावशाली भूमिका आप लिखिए। इससे आपको क्या फायदा होगा? इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो आपको संदर्भ पूरी तरह स्पष्ट हो गया होगा। जब आपने पूरा निबंध लिख लिया है तो आपको संदर्भ की समझ अच्छी है, तो आप उस संदर्भ की समझ के हिसाब से आप अब अच्छी भूमिका लिख पाएंगे जो टॉपिक के संदर्भ को पूरी तरह स्पष्ट कर रही होगी। दूसरा इसका फायदा यह होगा कि कई बार भूमिका अगर हम शुरू में ही लिखने का दबाव हमारे ऊपर होगा तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में या हमको अच्छी कविता, अच्छे उदाहरण या फिर अच्छी कहानी याद नहीं आती जो हम भूमिका में हुक बनाएं। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप मुख्य भाग लिखेंगे तो आपके विचार और ज्यादा प्रभावी होंगे। आपको लिखते टाइम और ज्यादा विचार आएंगे, और उन विचारों में अगर आपको कोई कविता याद आएगी, कोई उदाहरण याद आएगा, कोई कहानी याद आएगी, तो आप उसको साइड में रख सकते हैं कि ये कहानी या ये कविता मैं भूमिका में इस्तेमाल करूंगा। उस तरह से आपको वो एक प्रभावशाली कहानी या कविता मिल जाएगी जिससे आप भूमिका की शुरुआत कर सकते थे, है ना। अगर आप शुरुआत में ही भूमिका लिख रहे हैं और आपने एक असंगत भूमिका, असंगत कहानी से शुरुआत की या उदाहरण से शुरुआत की जो संदर्भ से पूरी तरह मैच नहीं कर रहा, और निबंध लिखते टाइम मुख्य भाग में आपको याद आए कि ये वाला एग्जाम्पल ज्यादा फिट बैठता, इससे भूमिका ज्यादा अच्छी लिखी जाती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्योंकि भूमिका लिखने का कोई दूसरा चांस नहीं है। आप इस गलती से भी बच जाएंगे, और मुख्य भाग लिखने के बाद अगर आप भूमिका लिखेंगे तो आप एक प्रभावशाली कविता और कहानी से लिख पाएंगे। तीसरा फायदा इसका क्या होगा? तीसरा फायदा अगर हम देखें, मुख्य भाग लिखने के बाद आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि आपने मुख्य भाग में क्या क्या आयाम बनाए, क्या क्या डायमेंशन बनाए। जो डायमेंशन आपने बनाए हैं वही डायमेंशन आप प्रश्न के रूप में या फिर थीसिस स्टेटमेंट में आप अपने टॉपिक को ओपन अप करते हुए बना सकते हैं।
तो उसी ऑर्डर में, उसी क्रम में बना सकते हैं जिस क्रम में आपने मुख्य भाग में लिखे हैं। तो क्या होगा कि मुख्य भाग लिखते टाइम आपको कुछ नई डायमेंशन भी ध्यान में आ सकती है, तो आपको पता होगा कि आपने मुख्य भाग में क्या क्या डायमेंशन लिखी है। लेकिन अगर आप शुरुआत में ही भूमिका लिख रहे हैं और जो डायमेंशन बना रहे हैं, जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, बाद में अगर आपको कोई नई डायमेंशन ध्यान आती है और आपने वो प्रश्न भूमिका में नहीं उठाया, तो फिर आपके लिए थोड़ा गलत आ सकता है। इसलिए ये गलती भी दूर हो जाएगी। इसलिए ये एक इनोवेटिव समाधान है कि आप भूमिका को अपने मुख्य भाग लिखने के बाद लिखें, या फिर मुख्य भाग और निष्कर्ष लिखने के बाद ही आप लिखें, है ना। या फिर मुख्य भाग लिखने के बाद भूमिका लिखें और फिर आप निष्कर्ष लिखें। इससे आपको प्रभावशाली भूमिका लिखने में मदद मिल सकती है। इसमें क्या दिक्कत आ सकती है? दो दिक्कतें आ सकती है। एक तो पहली टाइम मैनेजमेंट की, और दूसरी आपको पेस का मैनेजमेंट की, है ना। टाइम मैनेजमेंट वाला इश्यू धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि भूमिका आप कितने समय में लिख लेंगे। और दूसरी है कि स्पेस वाला ना, कई बार भूमिका 1.5 पेज की हो सकती है, कई बार 2 की भी हो सकती है, कई बार 1.33 पेज की हो सकती है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए एक समाधान है। समाधान क्या है? समाधान यही है कि जब आपका जो पेपर आपको मिलेगा लिखने के लिए यूपीएससी में, उसमें 4 टॉपिक दिए गए होंगे। यहाँ पे एक पहला टॉपिक लिखा होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो ये लगभग 1/3 पेज की जगह ये ले लेगा आपका। 1/3 पेज से लेके आधे पेज तक ये कवर करेगा। और ये 4 टॉपिक में से एक टॉपिक आप यहाँ पे टाइटल लिखेंगे और फिर आप लिखना शुरू करेंगे। आपको ये जो स्पेस मिला, आप इसको स्ट्रेटेजिक एरिया के रूप में इस्तेमाल करें। अगर आपने मुख्य भाग लिखा और मुख्य भाग लिखने के बाद आपको अच्छी सी कहानी याद आई और आपको लगा कि ये कहानी थोड़ी लंबी होगी, तो आप इस स्पेस को अपने रणनीतिक क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करें। इसके लिए क्या करना है कि आप अगला पूरा पेज खाली छोड़ेंगे, उसके अगला पेज आप 1/3 खाली छोड़ेंगे और 2/3 पेज यह हो जाएगा। तो अगर आपको कहानी से भूमिका लिखनी है और कहानी आपकी थोड़ी लंबी है, जो 2 पेज आपके ले लेगी भूमिका बनाते बनाते, भूमिका को कंप्लीट होते होते 2 पेज आपके लग जाएंगे, तो आप यहां से अपना निबंध लिखना शुरू करें। यहाँ पे आप टाइटल दीजिए और यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। लेकिन अगर आपको बीच में कोई कविता याद आती है या फिर कोई उदाहरण अच्छा याद आता है जिससे आप अपने निबंध की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसमें भूमिका आपकी छोटी होगी, तो आप इस पेज से, अगले पेज से लिखना शुरू कीजिए। इस जगह से आप लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पे टाइटल डालिए, ये पेज खाली छोड़ दीजिए, इसको कट कर दीजिए। तो ये जो क्षेत्र है ये आपके स्पेस मैनेजमेंट वाली समस्या का समाधान होगा। आप इस जगह को अपने रणनीतिक क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करें और जहां से भी आपको जरूरत हो आपकी भूमिका की लेंथ के हिसाब से आप या तो यहां से लिखना शुरू करें या फिर अगले पेज से लिखना शुरू करें। तो ये एक इनोवेटिव समाधान था जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी भूमिका को प्रभावशाली बनाने के लिए। अब अगर आप इस तरह की कोई भूमिका लिख रहे हैं जिसमें डायलॉग फॉर्म में है, तो ये इनोवेटिव समाधान आपके लिए काफी कारगर हो सकता है। आप इस भूमिका को पढ़ सकते हैं। इसमें 3 डायलॉग बनाए गए हैं और 3 डायलॉग से स्पष्ट हो रहा है कि जो आगे निबंध आने वाला है वो निबंध इसी तरह से आगे बढ़ेगा कि पहले राष्ट्रीय हित और मानवीय हितों के बीच में टकराव दिखाया जाएगा कि कैसे दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं और आखिर में समन्वय पर बात खत्म होगी। तो अगर इस तरह की प्रभावशाली भूमिका अगर आपको लिखनी है, तो ये वाला जो समाधान है कि आप भूमिका आखिर में लिखें, ये आपके लिए काफी कारगर होगा, क्योंकि तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी भूमिका में, तब आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपने मुख्य भाग में किस किस तरह से निबंध को लिखा था और अब आप उस तरह से डायलॉग बनाते हुए अपनी भूमिका को लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अगर इसमें और कोई डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो आईडी दी गई है वहां पे पूछ सकते हैं, और आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और जिसमें हम
निबंध लेखन के सभी एस्पेक्ट पे, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो कंटेंट हो, चाहे वो स्ट्रेटेजी शेयरिंग हो, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। और ये यूट्यूब चैनल भी इसी टेलीग्राम चैनल का पूरक है। तो ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी थी। अगर इसमें और कोई डाउट हो तो, या फिर कोई सुझाव हो, तो आप हमें लिख सकते हैं टेलीग्राम पे भी, और या फिर यहाँ पे कमेंट में भी। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।